अब हम देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोग देखें कि कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर बनने से। अब देखेंगे डिस्क्वालीफाई होंगे पर किसके बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, अब ये डिफेक्शन क्या होता है? मान लीजिए एक मेंबर है पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का, मान लीजिए ये बीजेपी का मेंबर है। ठीक है, मान लीजिए बीजेपी का मेंबर है ना। अब क्या हुआ, आम आदमी पार्टी जो है, ठीक है, आम आदमी पार्टी वो जीत गई। ठीक है, और इसे तो टिकट बीजेपी की मिली हुई है, तो ये इंसान ये बीजेपी का मेंबर न होके ये शिफ्ट कर लेगा आम आदमी पार्टी में, क्योंकि ये पार्टी जीत गई है, ये पार्टी अभी पावरफुल है ना। तो ये चीज ना हो, क्योंकि ये तो बहुत गलत चीज है, ये चीज ना हो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या लिखा है। The Constitution also lays down that a person shall be disqualified from being a member of parliament if he is so disqualified on the ground of defection under the provisions of 10th schedule। ठीक है, तो ये ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई होने का क्या क्या क्राइटेरिया है वो लिखा है 10th स्केड्यूल में। ठीक है, 10th स्केड्यूल में ये लिखा हुआ है, किसमें? 10th। ओके, 10th स्केड्यूल में लिखा है, ये आपको याद रखना है। अ मेंबर इनकर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ ही वॉलेंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस, मतलब वही कि अगर उसे बीजेपी का टिकट मिली हुई है और मान लीजिए किसी भी कारणवश वो अगर दूसरे पार्टी में शिफ्ट कर जा रहा है, तो इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डिसीजन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मान लीजिए अभी सत्ता किसकी है? बीजेपी के पास है। ठीक है, करंट में, तो अगर ये बीजेपी ने कोई सा रूल बनाया, ठीक है, और ये जो रूल है अगर वो उसके अगेंस्ट में अगर बीजेपी का ही जो मेंबर है वो कुछ बोलता है या उसके अगेंस्ट वोट देता है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर्स ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अगर कोई टेरिटरी है, एक चुनाव क्षेत्र है, कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पे अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्ट है, मतलब वो कोई पार्टी का नहीं है, फिर भी उसे इलेक्ट किया गया, मे बी उसके पास उतनी पावर होगी, वहां के लोग उसे इतना मानते होंगे, उन लोग उसके ऊपर विश्वास करते होंगे, और अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हो चुका है और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, if any nominated members joins any political party after the expiry of 6 month। अब इसमें क्या है कि जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन अब वो नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो जो 12 मेंबर नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा में, ठीक है, अगर उन लोग 6 मंथ के भीतर कोई पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 6 मंथ के बाद ज्वाइन करने के, नॉमिनेट होने के 6 मंथ के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, on the question of disqualification under 10th schedule is decided by chairman in the case of Rajya Sabha and the speaker in the case of Lok Sabha and not by president of India। ठीक है, इसके जो पहले वाले इस लाइन में हम लोगों ने जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशन देखी थी, ये सारी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी, ठीक है, उसमें क्या होता था, प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि ये प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल हो जाता था, लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है, ठीक है, तो डिफेक्शन में जो डिसीजन होता है लास्ट में कि हाँ भाई ये बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है ना, तो वो कौन करता है? चेयरमैन करता है राज्यसभा के केस में, ठीक है, एंड स्पीकर करता है लोकसभा के केस में, और यह प्रेसिडेंट नहीं करता, है ना।
जो इसमें था ये प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता था, हाँ उसको इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेना होता था लेकिन उसका डिसीजन तो फाइनल होता था। यहाँ पे इन लोग का डिसीजन फाइनल नहीं होता है, इसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, लाइक ये कोर्ट में जा सकता है, इन लोग का डिसीजन फाइनल नहीं होगा। ठीक है, तो जो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है उसमें चेयरमैन करेगा राज्यसभा के केस में और स्पीकर करेगा लोकसभा के केस में, जो कि जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट हो सकता है। अगर जिसके ऊपर कार्यवाही हुई है वो बोलेगा नहीं भाई इन लोग मेरे साथ गलत किया तो हाँ कोर्ट में इसकी बात चलेगी, है ना। पर इस केस में नहीं चलेगी, इस चीज में जो प्रेसिडेंट ने बोल दिया इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेके वो फाइनल रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वैकेंटिंग ऑफ सीट्स, है ना। अब वैकेंटिंग ऑफ सीट्स क्या है, तो वैकेंटिंग ऑफ सीट्स के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है डबल मेंबरशिप। अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ अ पार्लियामेंट एट सेम टाइम। ठीक है, जो एक बंदा है वो लोकसभा का और राज्यसभा का मेंबर एक साथ नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे दस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। ये कौन निकाला था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पार्लियामेंट। ओके, तो पार्लियामेंट ने निकाला था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 provides the following: if a person is elected to both houses of parliament, he must intimate within 10 days in which house he desires to serve. In default of such intimation, his seats in Rajya Sabha becomes vacant, है ना। अब मान लीजिए ये दोनों हाउस में इलेक्ट हो चुका है, तो इसे 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि भाई मैं लोकसभा में रहूंगा या तो मैं राज्यसभा में रहूंगा। अगर वो ऐसा नहीं किया तो उसका जो राज्यसभा का एक सीट रहेगा वो वैकेंट हो जाएगा, वो वहां पे फिर नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, if a sitting member of one house is so elected to the other house, his seat in the first house become vacant। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये दोनों के केस में हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा का ये ऑलरेडी मेंबर है और वो राज्यसभा के मेंबर के लिए इलेक्ट हो गया है, तो अपने आप लोकसभा का मेंबरशिप उसका हट जाएगा, है ना। उसका जो सीट है वो खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड इन टू सीट्स इन अ हाउस, he should exercise his option on one, otherwise both seat become vacant। मान लीजिए एक ही कोई हाउस है, राज्यसभा है, यहाँ पे वो उसको 2 सीट के लिए इलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, 2 इस सीट में इसकी इसने जगह बना ली है। मान लीजिए ये सीट 1 है, ये सीट 2 है, तो इसे डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे सीट 1 में जाना है या उसे सीट 2 में जाना है, और अगर वो नहीं डिसाइड कर पाया तो उसकी दोनों सीट्स वैकेंट हो जाएगी। Similarly, a person cannot be a member of both the parliament and the state legislature at the same time। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, आप उसे कहते हैं कि आप दिल्ली के पार्लियामेंट में भी बैठेंगे और आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पे बैठेंगे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, या तो वो पार्लियामेंट में बैठेगा या तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में बैठेगा, है ना। और अगर if a person is so elected, his seat in the parliament becomes vacant if he does not resign his seat in the state legislature within 14 days। ठीक है, तो क्या होता है कि ये पार्लियामेंट का है, यहाँ पे भी वो इलेक्ट हो चुका है, उसकी सीट है, और ये स्टेट लेजिस्लेचर है, वहां पे भी वो विधानसभा में मेंबर है ना। तो क्या होगा कि अगर वो 14 दिन के अंदर ये विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर से रिजाइन नहीं करता है तो कितने दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर, तो उसकी पार्लियामेंट की सीट वैकेंट हो जाएगी। ओके, नाउ डिस्क्वालिफिकेशन। If a member of parliament becomes subject to any of the disqualification specified in the constitution, his seat becomes vacant। Here the list of disqualification also includes the disqualification on the grounds of defection under the provisions of 10th schedule of the constitution। तो जितना भी हम लोगों ने पहले डिस्क्वालिफिकेशन देखा जिसमें प्रेसिडेंट की डिसीजन फाइनल होती थी, और जितना भी हम लोगों ने बाद में देखा कि ये ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं, तो वो जो है दोनों में अगर डिस्क्वालीफाई है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा और उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। अब रेजिग्नेशन।
A member may resign his seat by writing to a chairman of Rajya Sabha or speaker of Lok Sabha, as the case may be. The seat falls vacant when the resignation is accepted. However, the chairman and speaker may not accept the resignation if he is satisfied that it is not voluntary or genuine. है ना? क्या होगा कि अगर उसे राज्यसभा का मेंबर वो ऑलरेडी है और उसे रिजाइन करना है, तो वो राज्यसभा के चेयरमैन को बोलेगा जाके कि भैया मेरे को रिजाइन करना है। और अगर वो लोकसभा का मेंबर है और उसे रिजाइन करना है, तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा को, है ना? और अगर इन दोनों को लगता है, चेयरमैन या स्पीकर को लगता है कि उसका जो रेजिग्नेशन है वो जेन्युइन नहीं है, वो फालतू में रिजाइन कर रहा है, तो उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी काम चलता है। Now absence. A house can declare the seat of a member vacant if he is absent from all the meetings for a period of 60 days without its permission. मान लीजिए एक सेशन है, मॉनसून सेशन है, वो 30 डेज का हुआ, ठीक है। और जो दूसरा सेशन है वो फिर बाद में आएगा, विंटर सेशन, कुछ गैप के बाद, वो भी मान लीजिए 40 डेज का हुआ। तो अगर ये 30 डेज यहाँ पे नहीं आया और यहाँ पे और 30 डेज नहीं आया, मतलब टोटल हो गए 60 डेज, ठीक है, टोटल हो गए 60 डेज, तो वो एब्सेंट माना जाएगा। और जब ये 60 डेज को काउंट करेंगे, है ना, ऑन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 60 डेज नो अकाउंट शैल बी टेकन फॉर एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days. जब 60 डेज को काउंट करेंगे, है ना, तब क्या होगा? उस खाते पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा जिसके दौरान सदन को लगातार 4 दिन के से अधिक के लिए पूर्व निर्धारित या स्थगित किया गया है, तो वो एब्सेंस कहलाएगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। Other cases. A member has to vacate his seat in the parliament if his election is declared void by court. Void मतलब होता है शून्य, मतलब व्यर्थ, है ना। तो क्या होगा? अगर उसका जो इलेक्शन है वो कोर्ट के द्वारा, मान लीजिए वो उसने इलेक्शन बहुत करप्शन किया है या फिर उसका इलेक्शन जेन्युइन नहीं है, तो अगर कोर्ट ने उसे बोल दिया कि हाँ भाई इसका जो इलेक्शन है वो बेकार है, उसका इलेक्शन व्यर्थ है, तो भी उसकी जो सीट होगी वो वैकेंट हो जाएगी पार्लियामेंट में, है ना। अगर उसे हाउस वाले निकाल दिए गए हैं, मान लीजिए कोई राज्यसभा का मेंबर है, वो डिसओबे कर रहा है, वो बात नहीं सुन रहा है, तो सब लोगों ने मिलके उसे अगर निकाल दिया है या फिर प्रेसिडेंट ने निकाल दिया है, तो भी ये उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। इफ ही इज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, है ना, अगर वो प्रेसिडेंट बन गया है या फिर वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, इफ ही इज अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, या फिर स्टेट का गवर्नर बन गया है ना, तो इन तीनों केसों में इसकी जो राज्यसभा या लोकसभा की जो सीट है, जो ये मेंबर होगा, वो रद्द किया जाएगा और उसकी सीट खाली हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। If a disqualified person is elected to the parliament, the constitution lay down no procedure to declare the election void. This matter is dealt by Representation of People Act 1951, which enables the High Court to declare an election void if a disqualified candidate is elected. The aggrieved party can appeal to Supreme Court against the order of High Court in this regard. अब क्या हो रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो इलेक्शन को वॉइड किया गया है, जो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, फिफ्थ पॉइंट का ए पॉइंट जो है, अगर इलेक्शन को व्यर्थ किया गया है ना, तो ये वाला कौन सा एक्ट डील करेगा, कौन सा एक्ट इससे संभालेगा? वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया, है ना। जब पार्लियामेंट को क्या बोला गया था कि जो टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, एंड पार्लियामेंट ने ये वाला एक्ट बनाया था, है ना। तो जो ये एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि अगर इलेक्शन को वॉइड घोषित करना है ना, तो वो कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। और अगर इन लोग जो जिसके ऊपर किया गया है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाएगा वही बात को, और सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, मतलब वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकता है, मतलब जाके सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई करेगा। अब हम पढ़ेंगे ओथ के बारे में।
Every member of either house of a parliament before taking his seat in the house has to make and subscribe to an oath before the president or some person appointed by him. क्या होता है कि अगर इनको हाउस का मेंबर बनना है, किसी भी हाउस का, लोकसभा या राज्यसभा का, उसे प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेना पड़ता है, उसे शपथ ग्रहण करना पड़ता है। अगर प्रेसिडेंट के सामने नहीं तो प्रेसिडेंट जिस भी आदमी को अपॉइंट करेगा कि हाँ भाई मेरे जगह इसके सामने आप ओथ ले सकते हैं, तो उनके सामने उसे ओथ लेना पड़ता है। फॉर दिस पर्पस अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वेयर्स to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, to faithfully discharge the duty upon which he is about to enter। तो ये सारे तीनों पॉइंट बहुत इजी हैं। Unless a member takes oath, he cannot vote and participate in proceeding of houses and does not become eligible to parliamentary privileges and immunities। जब तक कोई इंसान शपथ ग्रहण नहीं किया है तब तक उसे कोई भी प्रोसीडिंग में, कोई भी डिसीजन में, कोई भी वोट देने के लिए हाउस के अंदर उसे काबिल नहीं माना जाएगा एंड डज नॉट बिकम एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी। जो भी पार्लियामेंट के मेंबर को सैलरी मिलती है या फिर उन्हें जो भी लाइक मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ये सारी चीज नहीं मिलेगी। ओके, अ पर्सन इज लायबल टू पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे ही सीट्स और वोट एज अ मेंबर ऑफ हाउस इन द फॉलोइंग कंडीशन। अब 500 रुपए की पेनल्टी रहती है अगर मेंबर जो है बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू प्रिस्क्राइब्ड ओथ, ठीक है, अगर वो उसने ओथ नहीं लिया है फिर भी वो या तो वोट कर रहा है या फिर मीटिंग में हिस्सा ले रहा है या फिर वहां पे बैठा भी है, तो एक दिन का 500 रुपये कटेगा। when he knows that he is not qualified or he is disqualified for its membership, अगर उसे पता है कि ये क्वालिफाइड नहीं है अभी तक या फिर वो डिसक्वालीफाई हो चुका है और फिर भी वो बैठ रहा है तो भी उसे 500 रुपये पेनल्टी देना होगा। when he knows that he is prohibited from sitting or voting in the house by virtue of any parliamentary law, ऐसा उसने कुछ किया है कि पार्लियामेंट्री के जो भी लॉ है, पार्लियामेंट का जो भी लॉ है उसमें से ये प्रोहिबिट हो गया है सिटिंग और वोटिंग इन द हाउस, तो भी इसे 500 रुपये प्रतिदिन बैठने का देना होगा। अब हम देखेंगे सैलरीज एंड अलाउंसेस। सैलरीज मतलब जो आपको सैलरी मिलती है हर महीने की, हर लोगों को सैलरी मिलती है। अलाउंस मतलब भत्ता। ओके, members of either house of parliament are entitled to receive such salaries and allowance as may be determined by the parliament and there is no provision of pension in the constitution, है ना। अब क्या है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका जो सैलरी है ये सारा पार्लियामेंट सैलरी अलाउंस ये सब कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। हु डिसाइड्स इट? पार्लियामेंट शुड डिसाइड इट एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों को पेंशन नहीं मिलती है। हाउएवर पार्लियामेंट हैज प्रोवाइडेड पेंशन टू द मेंबर। अब क्या है, पहले तो लिखा गया है कि इन लोगों को पेंशन नहीं मिलती है लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल इन 1954 द पार्लियामेंट इनेक्टेड सैलरीज अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। अब क्या हुआ, 1954 में पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंस एंड पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट बनाया। अब 2018 में क्या हुआ, इन 2018 द सैलरी ऑफ मेंबर्स वाज इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख पर मंथ। ठीक है, तो क्या हुआ कि 50,000 से इतना एक महीने में बढ़ गया। कब बढ़ा? 2018 में। एक्ट कब बनाया गया था? 1954 में। एक्ट का नाम क्या था? सैलरीज एंड अलाउंस एंड पेंशंस ऑफ अ पार्लियामेंट। अब उसके बाद जो कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस होता है, मतलब एक कंस्टिट्यूएंसी का से ही वो आते हैं, अगर लोकसभा की बात की जाए तो, है ना। तो लोकसभा में फॉर एग्जांपल एक कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर आया है तो उसे भी अपने चुनाव क्षेत्र में कुछ खर्चा लगेगा ना, तो वो जो खर्चा है वो 45,000 से 70,000 पर मंथ के लिए बढ़ा दिया गया। कब बढ़ाया? 2018 में। ओके, 2018 में बढ़ा दिया गया। एंड द ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउंस फ्रॉम 45,000 to 60,000 per month।
है ना। ऑफिस एक्सपेंसेस जो भी रहता है, ऑफिस का खर्चा, नाश्ता पानी, टेबल कुर्सी, ये सब का जो उनके ऑफिस में लगता है, तो वो 45,000 से 60,000 पर मंथ के लिए इंक्रीज कर दिया गया। अर्लियर इन 2010 द डेली अलाउंस वाज इंक्रीज फ्रॉम 1,000 टू 2,000 फॉर ईच डे ऑफ रेसिडेंस ऑन ड्यूटी, है ना। क्या था 2010 में जो डेली अलाउंस होता था, कब, 2010 में, ओके 2010 में जो डेली का जो भत्ता लगता था वो 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक का इंक्रीज कर दिया गया। अब उसके बाद फ्रॉम 1976 द मेंबर आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ पेंशन ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल फॉर ईच 5 ईयर टर्म एज अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब 1976 में इसे जस्ट पढ़ लो, और ये जो भी स्केल है वो अभी आपके काम का नहीं है until and unless you will not become the member of the parliament। अभी आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। Besides, they are provided with traveling facility, free accommodation, telephone, vehicle advance, medical facility, ये सारे facilities इन्हें मिलेंगी, ये सारी facility इन लोगों को मिलेंगी। The salaries and allowance of Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha and the Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha। स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर कहाँ, लोकसभा में, लोकसभा की बात करो तो स्पीकर ध्यान रखना, और राज्यसभा में वही स्पीकर की जगह चेयरमैन ध्यान रखना। तो स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर ऑल्सो डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, है ना। तो ये भी, इनकी भी जो सैलरी होती है, वो सैलरी या अलाउंस जो भी है, दोनों ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। दे आर नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दस आर नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ पेमेंट। ये वाला जो है जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इंडिया का, मे बी आप लोग इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे ये काउंट होता है एंड व्हाट आर द सिनेरियोज टू काउंट दिस। तो दे आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। अब जो भी कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का, वहां से इनको दिया जाएगा सैलरी और अलाउंस, और इसमें क्या होगा, मतलब ये कोई इसके अगेंस्ट वोट नहीं कर सकता, जो भी मेंबर्स हैं कि नहीं भाई इतना नहीं इतना दो, इन दोनों के लिए नहीं कर सकता। किसके किसके लिए, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन। In 1953, the Parliament enacted the Salaries and Allowance of Officers of Parliament Act। 1953 में ये वाला एक्ट निकाला गया पार्लियामेंट के द्वारा, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। अंडर दिस एक्ट, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स, मेनली चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। In 2018, the Parliament increased the salary of Chairman of Rajya Sabha। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है ना। तो इनकी जो सैलरी है 1.25 लाख से 4 लाख पर मंथ के लिए हो गई। Similarly, other officer of parliament, that is speaker and deputy speaker of Lok Sabha and deputy chairman of Rajya Sabha and are entitled to receive a salary per month at same rate as are payable to the members of parliament। और जो बाकी लोग हैं उन लोगों का वैसे ही सैलरी रहेगा जैसे पार्लियामेंट के मेंबर्स का रहता है। फर्दर, ईच ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ डेली अलाउंसेस फॉर ईच डे ड्यूरिंग द होल ऑफ इट्स टर्म एट द सेम रेट एज इज पेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इनको भी सेम मिलेगा जैसे कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलता है। ऑल्सो ईच ऑफिसर ऑफ अ पार्लियामेंट अदर देन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस। अच्छा, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, लाइक वाइस प्रेसिडेंट है या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो उनको जो है कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनको कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलेगा एट द सेम रेट एज इज पेबल टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं, डिप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, डिप्यूटी स्पीकर, सारों को कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द सेम एक्ट, द सप्लीमेंट्री अलाउंस इज पेड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा एट द सेम रेट एज इज पेएबल टू द कैबिनेट मिनिस्टर। और यही एक्ट के अकॉर्डिंग जो ये अलाउंस होगा
वो स्पीकर ऑफ लोकसभा को मिलेगा सेम एज कैबिनेट मिनिस्टर को मिल रहा है ना, वो है 2000 पर मंथ, 2000 रुपीज पर मंथ। लाइकवाइज द सेक्रेटरी अलाउंस इज पेड टू द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एट द सेम रेट एज इज पेबल टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दैट इज 1000 पर मंथ। तो वो 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ये एकदम सारा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ आपको ये सारा चीजें पता होना चाहिए। और एक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस, ओके। वॉट एवर द एक्ट इज गिवन दैट यू शुड रिमेंबर वेरी वेल। अब presiding officers of parliament. Each house of a parliament has its own presiding officer. There is a speaker and a deputy speaker for the Lok Sabha and a chairman and deputy chairman for a Rajya Sabha. A panel of chairpersons for the Lok Sabha and the panel of vice chairpersons for a Rajya Sabha is also appointed. अब स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करते हैं। वो कैसे इलेक्ट होते हैं, उनका टेन्यूर कितने दिन का होता है। The speaker is elected by Lok Sabha from amongst the member as soon as may be after its first sitting. क्या हुआ, कहानी कुछ ऐसी है कि फर्स्ट सिटिंग हुई, इसमें ये सारे लोकसभा के मेंबर्स हैं, मान लीजिए 3 मेंबर हैं, तो इसमें से इन्हें स्पीकर चुना जाएगा लोकसभा का, ओके। तो ऐसा ही चुना जाता है। Whenever the office of speaker fall vacant, लोक सभा इलेक्ट अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। मान लीजिए अब इनका जो पोस्ट है वो वैकेंट हो गया, ये किसी रीजन से डिस्क्वालीफाई हो गए या फिर नहीं आए, तो अगर वो चाहे तो इन्हें भी चुन सकती है। कौन, सारे मेंबर्स मिलके इन्हें भी स्पीकर चुन सकते हैं, इन्हें चुन सकते हैं एज इनकी सीट वैकेंट हो गई। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ ए स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन कब होगा स्पीकर्स चुनने का, कौन बताएगा, हमारे प्रेसिडेंट जी बताएंगे, हमारे राष्ट्रपति बताएंगे। यूजुअली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। अब जब तक लोकसभा चलेगी तब तक स्पीकर रहेगा। However, he has to vacate his office earlier in any of the 3 cases. क्या होगा, जब तक इन लोगों का चलेगा ऑफिस, काहे का, लोकसभा का, लोकसभा 5 साल के लिए चलती है, 5 साल तक स्पीकर रहेगा। लेकिन अगर ये जो 3 केस अभी मैं बताने वाली हूँ, अगर वो सब होगा तो इसे अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। अगर इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर ये लोकसभा का मेंबर नहीं रहना चाहता है तो ये या फिर उसे नहीं रहने दे रहे हैं, इसलिए तो फिर इसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। इफ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डिप्यूटी स्पीकर। अब ये याद रखना कि जो रेजिग्नेशन देता है स्पीकर, किसको देता है, डिप्यूटी स्पीकर को, ठीक है। तो अगर वो डिप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन दे दिया तो भी ये स्पीकर नहीं रहेगा। एंड इफ ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब क्या हुआ, एक कोई रेजोल्यूशन पास हुआ कि भाई ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और बहुत सारे वोट भी चले गए कि हाँ अब इन्हें स्पीकर नहीं बना सकते अपन क्योंकि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो भी ये रिमूव हो सकते हैं। Such a resolution can be moved only after giving 14 days advance notice. जब भी ये resolution करना है members को तो जो भी स्पीकर है उसे 14 days का advance notice देना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन अ रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस। अब भाई स्पीकर का काम क्या होता है, स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो जो स्पीकर होगा उसका काम होता है प्रिसाइड करना, ही इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, है ना, वो अध्यक्षता करता है, वो बहुत सारे काम करता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट काम करता है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा कि इसने कुछ काम किया होगा और इसके लाइक कुछ गलत काम किया होगा और इसके रिमूवल का प्रोसेस चल रहा होगा, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, in the Lok Sabha house, okay. When the resolution for the removal of the speaker is under consideration in the house, he cannot preside at the sitting of house. तो वो अध्यक्षता जो प्रिसाइड करता है ना, वो उस समय नहीं कर सकता जब कोई रेजोल्यूशन चल रहा है, जब कोई प्रोसीजर चल रहा है उसके रिमूवल का। दो ही मे बी प्रेजेंट, हाँ वो लोकसभा में जब मीटिंग होगी तो वो प्रेजेंट होगा वहाँ पे, ठीक है, वो हो सकता है प्रेजेंट।
However, he can speak and take part in the proceeding of the House at such a time and vote in the first instance, though not in the case of equality of votes. It should be noted here that whenever Lok Sabha is dissolved, a speaker does not vacate. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी स्पीकर का कोई रिजोल्यूशन चल रहा होगा उसके रिमूवल का, तब ये प्रिसाइड नहीं कर सकता, पर ये हाउस में बैठ सकता है एज अ मेंबर ऑफ द हाउस। फिर जो मेंबर्स जो जो कर सकते हैं वो ये कर सकता है। ठीक है, मेंबर वोट कर सकते हैं, सो ही कैन वोट, ही कैन स्पीक, जो भी टॉपिक में उसे बोलना है, कोई बिल है उसके अगेंस्ट बोलना है वो बोले, फेवर में बोलना है बोले, बट नॉट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर बट एज द मेंबर ऑफ हाउस। और यहाँ पे लिखा है वेन एवर अ लोकसभा इज डिसॉल्व अ स्पीकर डज नॉट वैकेट। मान लो किसी कारणवश लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया है, तो ये नहीं कि स्पीकर का जो सीट है वो खाली हो जाएगा।